स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। बच्चों, आज देखेंगे अपन छठवें भाग में जो है व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत बच्चों अपन निर्देशन के पाठ के अंतर्गत धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रेरणा के अंतर्गत। इससे पहले आपको मैं इसके बारे में बताया था प्रेरणा के स्रोत के प्रकार के बारे में। बच्चों, आज आगे देखेंगे पहला धनात्मक प्रेरणा जो है पॉजिटिव इंसेंटिव्स, है ना। धनात्मक प्रेरणाएँ वे होती हैं जो अच्छे कार्य के प्रति लगातार आकर्षित होती है। वे अच्छे कार्य व आदत के निर्माण में सहायता पहुँचाती है। तो धनात्मक प्रेरणाएँ जो है कर्मचारियों के व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर बताया गया बच्चों, इसमें कर्मचारी निर्भय होकर स्वेच्छा से कार्य की ओर अग्रसित होता है और कार्यों को और अधिक या और अच्छी करने का प्रयास करता है। क्योंकि एडविन डी फिलिपो ने लिखा है कि धनात्मक प्रेरणा से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा लाभ या पारिश्रमिक का प्रलोभ देकर कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब हर समय में उनको प्रेरित करने के लिए कुछ न कुछ उसमें लालच या कुछ फायदे के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रेरणा से आपसी समन्वय एवं विश्वास को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें कार्यों में सुधार तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है। इन प्रेरणाओं में प्रायः निम्न को शामिल किया जाता है। तो पहले देखेंगे बच्चों यहाँ पर धनात्मक के अंतर्गत मूर्त या साकार प्रेरणा है। मतलब जो दिख रहा है हमको मूर्त है ना, प्रेरणा स्रोत होता है। दूसरा है प्रशंसा और प्रोत्साहन, जो उसके कार्य के प्रति प्रोत्साहन किया जाता है। विश्वास एवं निष्ठा, कॉन्फिडेंस एंड फेथ, है ना। भागीदारी एवं विचार विमर्श, पार्टिसिपेशन एंड कॉन्सुलेशन। उसके बाद सहकारिता, कोऑपरेशन। उसके बाद स्पर्धा एवं प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन एंड रिवेलरी। उसके बाद सातवां है निर्देश एवं सुधार, लास्ट में इंट्रोडक्शन एंड करेक्शन। तो इस प्रेरणा में भय के स्थान पर सौहार्द, प्रेम, स्नेह, व्यक्तिगत प्रभाव, व्यवहार आदि का प्रयोग किया जाता है। इसे सकारात्मक प्रेरणा भी कहा जाता है, ताकि मानसिक विकार में जो है जो किसी प्रकार के नुकसान ना हो। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे ऋणात्मक प्रेरणा जो है नेगेटिव इंसेंट में जैसे बताया गया आपको। ऋणात्मक प्रेरणाओं में कर्मचारी को भय दिखाकर यह कार्य कराने का प्रयास किया, डरा चमकाकर कुछ भी कर। ऋणात्मक प्रेरणा से कर्मचारी की बुरी आदतों को कम या समाप्त कर अच्छे कार्य की ओर प्रेरित किया जाता है। यद्यपि यह प्रेरणा भय की सीमा तक ही प्रभावित होती है। जब तक कर्मचारी को भय रहेगा तब तक वह प्रभावी कार्य करेंगे। भय समाप्त होते ही कार्य बंद कर दिया जाता है ना। और नकारात्मक प्रेरणाओं से अच्छी आदतों को विकसित करना कठिन होता है। फिर भी उद्योगों में जिद्दी व हठीले व्यक्तियों से सम्मिलित कार्य कराने के लिए नकारात्मक प्रेरणा ही एकमात्र हथियार होता है, ताकि उसको नकारात्मक कार्य को कर सके। जो कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, नकारात्मक प्रेरणाओं को दंडे का शासन भी कहा जाता है। मतलब डांट के चमका कर कुछ भी कर उसमें कार्य को किया जाए। इन्हें प्रेरणा निम्न को शामिल किया। पहला, भय या धमकी देना, उसमें थ्रेट्स करना, आलोचना करना, क्रिटिसिज्म, है ना। उसके बाद भाषण करना, मतलब रिफ्यूज करना, वहाँ पर मतलब उसको लिखवा देना, ये करना, ऐसा करके, है ना। चौथा है उपेक्षा एवं क्रूर व्यवहार, उसको निगलेक्ट एवं है ना डिग्रेटिक। उसके बाद दंडात्मक कार्य है पनिटिव एक्शन। उसके बाद सेवा मुक्ति, इसमें डिस्चार्ज कर देना आपको। तो वर्तमान में श्रमिक संघों के सशक्त हो जाने तथा शिक्षा का प्रसार हो जाने के कारण ऋणात्मक प्रेरणाओं को उचित में नहीं माना गया है, क्योंकि इस प्रकार से कार्य संभव नहीं हो पाता। इससे देखेंगे, इससे नकारात्मक प्रेरणा भी कहा गया है। इसका विरोध श्रमिकों ने सदैव किया गया है। तो आज देखते हैं बच्चों, सभी लोग हमने जितने भी प्रेरणाएं यहाँ पर मिला गया, यहाँ पर ऋणात्मक के रूप में आपको देखते हैं कि कम उम्र के बच्चों को भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है ना। अगला देखेंगे प्रेरणाओं के लाभ, एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव्स। तो प्रेरणाएं मानव मस्तिष्क में ग्लोबल जो होता है का कार्य करता है। ग्लूकोज का जैसे है ना शक्तिवर्धक के रूप में प्रेरणा एवं मनोवैज्ञानिक शक्ति है। इस शक्ति के उत्पन्न होते ही व्यक्ति कार्य को उत्साहित हो जाता है। कर्मचारी को सही ढंग से प्रेरणा दी जाए तो असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता, क्योंकि उसको प्रेरणा जब तक नहीं मिलेगा उसको कार्य के प्रति उत्साह लगन नहीं रहेगा। प्रेरणाओं से निम्न लाभ होते हैं। पहला, कार्य के प्रति लगाव बढ़ने से कार्य अधिक मात्रा में होता है।
सभी को मालूम है। कार्य समय पर पूर्ण किया जा सकता है, इससे लगाव से अधिक कार्य होने से श्रमिकों की आय में वृद्धि होती है, जितना उसको वृद्धि मिलती जाएगा बढ़ते जाएगा उसको भी प्राप्त होते जाएगा। चौथा है श्रमिकों की आय में वृद्धि होने से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होता है, सभी को मालूम है। जब श्रमिकों की है ना सराहना एवं प्रशंसा करने से उनका मनोबल बढ़ते जाता है, उनका नैतिक स्तर उठता है ना। तो छठवां देखेंगे, रुचिपूर्ण कार्य करने से मशीनरियों का उचित एवं संतोषप्रद उपयोग हो जाता है। वहाँ पर सही प्रेरणा रहने पर प्रबंधकीय एवं नियंत्रण के व्ययों में भी कमी आती है। उसके बाद है आठवां देखेंगे, प्रेरणापूर्वक कार्य करने से उत्पादन लागत में कमी आती है, अगर स्वतंत्र ढंग से कार्य किया जाए तो। उसके बाद नौवां दिया है बच्चों, इससे उच्च किस्म की वस्तु उत्पादित करने में सहयोग मिलता है। साथ में आदर्श प्रेरणा से उपक्रम में अनुशासन एवं मधुर संबंध बने रहते हैं, इससे औद्योगिक शांति बने रखने में सहयोग मिलता है। अगला प्रेरणा से कार्य करने में लगन व रुचि बढ़ता है, मतलब इसमें कार्य से लगन में से करने से कार्य में भी वृद्धि होती है, इसमें सभी प्रकार से फायदा होता है। मैस्लो की आवश्यकता का वर्गीकरण, तो मैस्लो की आवश्यकता संबंधित जो है प्रेरणा सिद्धांत जो दिया है प्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे बच्चों यहाँ पर। यह सिद्धांत जो है सर्वप्रथम 1943 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और अब एक पुस्तक है ना मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में न्यूयॉर्क हैफर एंड ब्रदर्स 1954 में न्यूयॉर्क हैफर एंड बर्न जो है 1954 विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इसमें जो बताया गया आपको बच्चों यहाँ पर जो है सिद्धांत जो है मैस्लो का है ना, तो मोटिवेशन करना उसको कार्य को उसको क्या करना है बढ़ाना है, किस प्रकार उसको प्रेरित करना है, इसके बारे में मोटिवेशन कहा जाता है। तो मैस्लो ने आवश्यकता जो नीड को उत्प्रेरणा का आधार माना है। तो आइए देखते हैं इसमें आवश्यकताओं को उन्होंने 5 भाग जो है निकाले हैं और उन्हें एक के बाद एक प्रकट होने की कारण सीढ़ी के रूप में दिखाया गया है। यह सिद्धांत अध्ययन की व्यवहारात्मक विचारधारा के बारे में बताया गया है कि अनुकूल होता है। जैसे इनके अनुसार एक व्यक्ति कोई कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर कोई अतिरिक्त आवश्यकता, इच्छा या तनाव उस कार्य को करने की प्रेरक शक्ति उत्पन्न करती है। तो कोई भी हम देखेंगे बच्चों, कोई भी को व्यक्ति को कार्य कब करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, कुछ न कुछ तो कारण उसके अंदर आवश्यकता या तृप्ति या इच्छा तनाव जो भी होगा उसको दूर करने। उदाहरण के लिए देखें, वह किसी संगठन में इसलिए कार्य करता है क्योंकि यह संगठन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराता है। ठीक है बच्चों। अब अगला देखेंगे, मैस्लो ने मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांटा है, मतलब किस प्रकार आवश्यकता वहाँ पर उपस्थित होता है। शारीरिक आवश्यकताएं मतलब फिजिकल नीड्स, ये मानवीय जीवन यापन की मूल आवश्यकता होती है। सभी को मालूम बच्चों, इसमें भोजन, जल, धूप, छाया, निंदा तथा यौन तृप्ति ये जो है आवश्यकता ही होता है। मैस्लो के अनुसार जब तक इन इच्छाओं को जीवन में बनाए रखने के स्तर तक संतुष्ट नहीं किया जा सकता, अन्य आवश्यकताएं जो है व्यक्ति को प्रेरित नहीं करेगा। ये आवश्यकता नहीं रहेगा तो उसको प्रेरित कौन करेगा, अपन है ना, प्रेरित करेगा तो भी उसको कार्य को नहीं करेंगे। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में मनुष्य का जीवित रहना भी दुर्लभ हो जाता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, इसके बाद वह उत्प्रेरणा का कार्य नहीं करती है। आपको बताया बच्चों, इसमें जिस मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती उसके इनके अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता, उसी कार्य में लगा रहता है। अब आता है दूसरा है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स। जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है तो वह इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के बारे में विचार करता है, जो अपनी सुरक्षा के। इनका अभिप्राय जो भौतिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से होता है ना। भौतिक सुरक्षा जो है फिजिकल सेफ्टी का अभिप्राय दुर्घटना, आक्रमण, बीमारियों व अन्य आकस्मिकताओं से बचाव करना, मतलब अपने आप को सुरक्षित करना। जबकि आर्थिक सुरक्षा का अभिप्राय रोजगार की सुरक्षा, मतलब आर्थिक मतलब खुद का होता है यहाँ पर, अभौतिक मतलब जो है दुर्घटना, आक्रमण, बीमारी से बचाव के लिए, है ना। तो फिर रोजगार की सुरक्षा वृद्धावस्था के लिए व्यवस्था आदि से, मतलब हम आर्थिक सुरक्षा कब करेंगे, जब अपने आने वाले समय के लिए अच्छा हो। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा फिजिकल नीड्स का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं से मुक्त, जैसे न्याय व सहानुभूति की आशा। अब आते हैं तीसरा, हम देखेंगे सुरक्षा संबंधी के बाद बच्चों यहाँ पर तीसरा देखेंगे सामाजिक जो है संबद्धता की आवश्यकता है, मतलब सोशल बिलोंगिंग नीड। हमको जो है एक दूसरे से किस प्रकार से
रहना इसको आवश्यकताओं की संतुष्टि होता है। जैसे पारिवारिक रूप में माना जाए, है ना, तो सुरक्षा एवं जो है शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। इसमें मनुष्य का अपनत्व, प्रेम व स्नेह की आवश्यकता शामिल होती है। तो दूसरे शब्दों में मनुष्य चाहता है कि उसके मित्र व संबंधी हो, जिसके साथ वह अपना दुख दर्द बांट सके, मिलकर खुशी मना सके तथा अपना जीवन समय जो है व्यतीत कर सकते हैं। अकेला जो है किसी प्रकार का दुख दर्द हम किसी को नहीं बांट सकते। यदि मनुष्य की स्नेह एवं प्रेम जैसी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह कार्य में असहयोग करने लगता है, मतलब कार्य को नहीं करना तथा अनेक बाधाएं डालता है। यदि उपक्रम में कार्य करने वाला कर्मचारी की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो उसका जो है बुरा प्रभाव संगठन के उद्देश्य पर पड़ता है। अगला है सम्मान तथा पद की आवश्यकता, सभी को होता है इसमें एस्टीम एंड स्टेटस नीड। मैस्लो में जो है मैस्लो ने बताया है, मैस्लो के अनुसार जब व्यक्ति अपनी संबंध बनाने की आवश्यकता पूरी करने लगता है तो उसमें, है ना, उसमें उनसे तथा अन्य व्यक्तियों से सम्मान पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार आवश्यकता शक्ति, प्रतिष्ठा, पद, स्थिति एवं आत्मविश्वास के रूप में संतुष्टि को जन्म देती है। इससे इनमें से अधिकांश आवश्यकता संतुष्टि नहीं हो पाती है कुछ तो। यदि इन आवश्यकताओं की संतुष्टि अच्छे परिणाम दे सकते हैं या दे सकती है, फिर भी अधिकांश संस्था इन आवश्यकताओं की संतुष्टि का प्रयास नहीं करते। तो अगला देखेंगे बच्चों, आत्मविश्वास की आवश्यकता, सेल्फ डेवलपमेंट नीड। मैस्लो के अनुसार जो बताया, इसको अपनी कर्म व्यवस्था की उच्चतम आवश्यकता माना है या वह बनाने की चाह है जो एक व्यक्ति बन सकता है, अर्थात अपनी संभाव्यता को अधिकतम करके कुछ प्राप्त करना। यह आवश्यकता मनुष्य की योग्यता को उभारने की इच्छा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। प्रत्येक जो है मनुष्य में कुछ छिपी हुई योग्यता होती हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति उभारने का प्रयास करता है, अतः वह अधिक कार्य करने के लिए क्या करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं। डॉक्टर मैस्लो के अनुसार बताया, एक संगीतकार को संगीत बनना चाहिए, एक कलाकार को, है ना, पेंटिंग करनी चाहिए, एक कवि को कविता की रचना करनी चाहिए यदि वह अंततोगत्व प्रसन्नता होना चाहता है, मतलब अपने मन से। एक मनुष्य जो भी बन सकता है उसे बनना चाहिए। एक आवश्यकता प्रेरण का कार्य तब करेगी जब वह आवश्यकता पूरी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अगले बच्चों, मैं प्रेरण के संबंध में मैस्लो के विचार को 3 सिद्धांत के रूप में समझाया जाए। पहला है, देखिए, मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। हम संपूर्ण जो है मानवीय आवश्यकताओं को इनके मौलिक रूप में 5 आधारभूत में बांट सकते हैं। अगला बताया बच्चों पर सामान्य जो है समानता मनुष्य की 5 प्रकार की आवश्यकता एक निश्चित प्राथमिकता क्रम में बटी होती है। मनुष्य सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करती है, तत्पश्चात सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की, है ना। मनुष्य की आवश्यकताओं का यह प्राथमिक क्रम अटल नहीं है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में यह प्राथमिकता क्रम कुछ बदल भी सकता है। तीसरा देखिए, मानवीय आवश्यकता अनंत होती, सभी बताया बच्चों पर। जब मनुष्य की कोई विशेष आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब वह अपनी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति में लग जाता है, और जब वह दूसरी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है तो वह तीसरी आवश्यकता की पूर्ति में लग जाता है। इस प्रकार आवश्यकता की पूर्ति का क्रम निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार हम देखें बच्चों, यहाँ पर जो आगे आपको पढ़ेंगे इसमें जो है, इसके बाद बताया है जो है परिभाषा के बारे में। यहाँ पर जो लिखा है, कुंडज एवं रेल ने इनकी विवेचना करते हुए लिखा है कि मैस्लो की आवश्यकता की क्रम जो है व्यवस्था का वास्तविकता पर शोध किया। इसकी आवश्यकता में क्रमबद्ध व्यवस्थात्मक पहलू की शुद्धता के संबंध में अनेक प्रश्न उत्पन्न करते हैं, फिर भी आवश्यकताओं को प्रकारों का परिचय उपयोगी जान पड़ता है। यह निसंदेह सत्य है कि यदि शारीरिक व सुरक्षित मूल आवश्यकता स्पष्ट तथा अतृप्त रहे तो इस स्थिति का प्रेरण का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इनमें बोला हुआ है ना। लेकिन यह आवश्यकताएं भी पर्याप्त लोचदार होती है। उदाहरण के लिए ये बताया गया यहाँ पर, कपड़ा और मकान। एक व्यक्ति उस स्तर पर संतुष्ट हो जा सकता है जो दूसरी ओर की दृष्टि में अपर्याप्त है। इस तरह सोच से यह पता पाया गया है कि नीचे से नीचे स्तर पर कर्मचारी में आत्मगौरव एवं आत्माभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। यद्यपि प्राप्ति का गौरव तथा परिस्थितियों जो एक व्यक्ति के लिए संतुष्टि का कारण होता है, जो दूसरे के लिए पूरी तरह संतुष्ट संभव ना दे सके। एक व्यक्ति को केवल यही देखना है कि इन बचतों में से जैसे कार्यालय का स्थान संलग्न आत्मगौरव क्या हो सकता है। एक प्रथम स्तरीय अधीक्षक एक छोटे एवं सामान्य कार्य को पाकर बहुत
खुश हो सकता है, जबकि एक उच्च अधिकारी एक बड़े एवं क्या है सुसज्जित कार्यालय को पाकर संतुष्टि प्राप्त करता है। तो व्यवहार में देखेंगे, व्यवहार में इसका अर्थ होगा कि प्रशंसनीय प्रबंधकों को मैस्ली के सिद्धांत के प्रयोग के लिए एक स्थितिगत एवं आकस्मिक नीति का अनुसरण करना चाहिए। किन आवश्यकताओं का पक्ष व ले संबंधित है, यह व्यक्तियों के व्यक्तित्व, आवश्यकताओं एवं अभिलाषाओं पर ही निर्भर होता है, किस प्रकार व्यक्ति इसमें उपयोग करे। किसी भी देश में प्रबंधकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि अधिकांश व्यक्तियों को विशेषताएं विकसित समाज में अनेक आवश्यकता होती है, जैसे स्मोगन की क्रम व्यवस्था की संपूर्ण पद्धति में बिखरी हुई दिखाई देता है। इस प्रकार बच्चों आपको जो है अध्ययन समाप्त हो। अब अगले पढ़ेंगे नैतिक जो है 7वें भाग में। आज के लिए बेटा गुड डे।